बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करने हैं, दैट इज़ अबाउट टारगेट कॉस्टिंग। तो आई थिंक चैप्टर नंबर 13 है आई कैप के स्टडी टेक्स्ट का, चैप्टर नंबर 13। जी, टारगेट कॉस्टिंग। देखिए, जैसे हम नया टॉपिक स्टार्ट करते होते हैं, हर टॉपिक के स्टार्ट में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि इस चैप्टर की फाइनल एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम का जो पेपर होता है, वो दो सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी में। सेक्शन ए में जैसे आपको बताया था कि 6 सवाल होते हैं और उनकी टोटल वेटेज अप टू 50 मार्क्स होती है। और जैसे आपको बताया था कि सेक्शन बी में हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं और उन टोटल अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स के होते हैं। तो ये जो टॉपिक है टारगेट कॉस्टिंग वाला, ये ग्रुप ए में से है। इसमें से 8-10 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और कई सारी अटैम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, लेकिन सम टाइम ये पूछा भी जाता है। अभी जब से ये कैफ 3 की वर्किंग स्टार्ट हुई है इस पर, तो इसमें से एग्जामिनर ने 1-2 दफ़ा इसको टेस्ट किया है पास पेपर में। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है, सम टाइम इसमें से इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है कि खाली उसमें टारगेट कॉस्टिंग की डिस्कशन होती है, किसी दूसरे चैप्टर की डिस्कशन नहीं होती। जैसे आपने जो प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किए, आपने देखा कि एक टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ में अकाउंटिंग एंट्रीज पूछी हुई हैं, एक टॉपिक जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का है, साथ में प्रोसेस अकाउंट को टेस्ट किया हुआ है। तो इस चैप्टर में से मोस्टली एग्जामिनर एक तरह का क्वेश्चन बनाता आया कि जिसमें सिर्फ टारगेट कॉस्टिंग का ही कॉन्सेप्ट टेस्ट हो। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर इसको दूसरे चैप्टर के साथ मिलाकर टेस्ट कर लेते हैं। जैसे इसको डिसीजन मेकिंग के साथ यूज़ किया जा सकता है, इसको सीवीपी एनालिसिस के साथ यूज़ किया जा सकता है, इसको मतलब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आइए पहले इसको पढ़ते हैं कि टारगेट कॉस्टिंग है क्या, और फिर वन बाय वन इसके डिस्कशन की तरफ जाते हैं। टारगेट कॉस्टिंग, हमने कॉस्टिंग की कई सारी अप्रोचेस पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल मार्जिनल कॉस्टिंग डिस्कस किया, फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिस्कस किया, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को भी साथ डिस्कस किया। तो आज एक हम नई अप्रोच में डिस्कस करने जा रहे हैं, टारगेट कॉस्टिंग। देखिए, जो टारगेट कॉस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट है ना, इन्हीं दो लफ्जों को अगर आप अच्छी तरह फोकस करें, इसी में ही इस पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। टारगेट किसका? कॉस्टिंग का। टारगेट किसका? कॉस्टिंग का। यानी जो टारगेट का मतलब है, अच्छा टारगेट पहले सेट किए जाते हैं, बाद में सेट किए जाते हैं? पहले सेट किए जाते हैं। यानी ये जो कॉस्ट है, ये हम प्लानिंग स्टेज पर क्या कर रहे होते हैं? एस्टिमेट कर रहे होते हैं। अच्छा, बात सुनिए कि जब एक कंपनी कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करती है, बात को अच्छी तरह सुनिएगा, जब एक कंपनी नई प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करे और पर्टिकुलरली उस मार्केट में ऑफर करे जिस मार्केट में पहले से कंपटीशन चल रहा हो, उस मार्केट में ऑफर करे जिसमें ऑलरेडी क्या चल रहा हो? कंपटीशन चल रहा हो। तो मुझे बताइए, क्या ये कंपनी ऑलरेडी कंपेटिटिव मार्केट में अपने प्रोडक्ट को उस प्राइस से ज्यादा पर बेच पाएगी जो पहले से चल रही है? फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट की एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं ताकि उसको इजीली फिर डिस्कस की जा सके। फॉर एग्जाम्पल एक आसान सी एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ जो बिस्किट है वो हाफ रोल में 40-50 रुपए का मिलता है। अब जिस कंपनी का बिस्किट उठाएं वो सारा 40 रुपए का आपको हाफ रोल मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू दी अदर पैकेज, वो एक साइड पर रखिए। फॉर एग्जाम्पल पीक फ्रीम बनाता है वो भी 40 रुपए का, बिस्कोनी बनाता है वो भी 40 रुपए का, कोई और बिस्किट कंपनी वो भी 40 रुपए का। जितने भी कंपनी से लू बिस्किट हो गया, ये सारे के सारे 40 रुपीज के बिस्किट है। अब एक नई कंपनी मार्केट में आती है, उसने देखा कि पाकिस्तानी जब भी चाय पीते बिस्किट साथ जरूर कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब एक दिन में 3 कप चाय के पीते, इसका मतलब एक दिन में 3 दफा हमारी प्रोडक्ट की नीड क्रिएट होती है। लिहाजा दैट कंपनी प्लान टू इंट्रोड्यूस अ बिस्किट इन द मार्केट। ठीक है, अब जरा बात को समझिएगा। अब जब ये कंपनी मार्केट में आएगी अपना बिस्किट लेकर, तो क्या इसका बिस्किट उस कंपेटिटिव प्राइस से ज्यादा पर सेल होगा? चाहे जितना मर्जी अच्छी क्वालिटी दे दे, जितना मर्जी अच्छा टेस्ट दे, जितना मर्जी बड़ा ब्रांड लेके आ जाए, क्या वो 40 से अबव का सेल होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले काम क्या करना है, इसने अपनी टारगेट सेल प्राइस सेट करनी है। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्या करना है, अपनी टारगेट सेल प्राइस सेट करनी है। समटाइम ये टारगेट कॉस्टिंग में जो प्रोडक्शन फर्म्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो अपनी एक कमेटी बनाती है। 2-3-4% पर मुश्तमिल एक्सपर्ट लोगों पर मुश्तमिल एक पैनल, एक कमेटी बनाई जाती है जो इसके बारे में फैसला करके बताती है। अब उस कमेटी में कौन होगा? एक सेल पर्सन होगा जो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखता होगा, एक कॉस्ट का पर्सन होगा जो कॉस्टिंग का एक्सपीरियंस रखता होगा, एक प्रोडक्शन वाला बंदा होगा जिसको मैन्युफैक्चरिंग के स्टाइल पता होंगे, और सम टाइम कॉस्टिंग वाले बंदे फाइनेंस के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मार्केटिंग का पता ये बताएगा कि ज्यादा से ज्यादा हम इसको कितने का सेल कर सकते हैं। लेट्स से जी 40 रुपीज का, तो ये होगा टारगेट सेल प्राइस। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनेंस वालों से या अकाउंटिंग वालों से, जी आप बताइए कि ये जो प्रोडक्ट हम 40 रुपए की सेल करें, इस पर हमें प्रॉफिट कितना होगा?
या कितना प्रॉफिट होना चाहिए। सेकंड स्टेप नंबर 2 में आकर हम स्टेप नंबर 2 में वर्किंग करते हैं, उसको कहते हैं टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सेट किया, टारगेट सेल प्राइस सेट की। दूसरे नंबर पे क्या सेट करते हैं, अपना टारगेट प्रॉफिट सेट करते हैं। तो टारगेट सेल में से आप टारगेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये सेल प्राइस टारगेटेड है, ये प्रॉफिट क्या है, टारगेटेड है। जब सेल में से प्रॉफिट माइनस करते हैं क्या बचता है, कॉस्ट बचता है। अब जब सेल प्राइस टारगेटेड है और प्रॉफिट भी टारगेटेड है तो कॉस्ट क्या बचेगी, टारगेट कॉस्ट बचेगी। दिस इज कॉस्ट स्टेप नंबर 3, टारगेट कॉस्ट। तो कॉस्टिंग का एक फॉरवर्ड अप्रोच होती है। फॉरवर्ड अप्रोच क्या होती है, पहले हम मटेरियल सेट करते हैं, फिर लेबर सेट करते हैं, फिर ओवरहेड सेट करते हैं, ये कॉस्ट बन जाती है। इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, सेल प्राइस निकल आती है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड अप्रोच। और एक होती है बैकवर्ड अप्रोच, रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी पहले हम सेल प्राइस सेट करते हैं, उसमें से क्या करते हैं, टारगेट प्रॉफिट माइनस करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर बचते हैं इसको कहा जाता है टारगेट कॉस्ट। वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड दैट स्टिल अभी तक हमने प्रोडक्ट को फिजिकली मैन्युफैक्चर नहीं किया, जस्ट वी आर इन प्लानिंग मोड। तो प्लानिंग मोड में रहते हुए हम ये बता रहे हैं कि हाउ मच शुड बी द सेल प्राइस, हाउ मच शुड बी द टारगेट प्रॉफिट। अटेंशन प्लीज, ये टारगेट प्रॉफिट अगर मैं आपको साथ में एग्जाम एकेडमिक्स बातें भी साथ साथ बताता जाऊं तो सम टाइम ये टारगेट प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्म में होता है। लेट्स से 20%, 30%। एज फॉर एज दिस परसेंटेज इज कंसर्न, इट हैविंग 2 टाइप्स। या तो इसको मार्क अप कहा जाता है या इसको क्या कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम क्यू में पहले पढ़ के आए और हमें अभी भी इसका कॉन्सेप्ट है, हम अपनी प्रैक्टिस में इसको यूज करेंगे। तो सम टाइम जैसे ये सेल प्राइस 1 यूनिट की होती है, टारगेट प्रॉफिट भी 1 यूनिट का होता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि 40 रुपए की सेल प्राइस है, जैसे अभी आपको बिस्किट की एग्जांपल दी, और इसमें से 15 रुपए का क्या सेट कर लिए, प्रॉफिट सेट कर लिए। ठीक है, और ये क्या बच गया, 25 की टारगेट कॉस्ट निकल आई। अब मेरा सवाल ये कि ये जो टारगेट प्रॉफिट ये कहां से आएगा। कभी कभी ये परसेंटेज में, कभी कभी रुपीस में होते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है 15 रुपीज। सम टाइम ये परसेंटेज में होता है। हमारा आई कैप का जो क्वेश्चन का जो पेपर पैटर्न है, आई कैप सीधी फिगर नहीं देता, बहुत सारी फिगर को परसेंटेज में उलझा के रखता है, बहुत सारी फिगर्स को परसेंटेज में इन्वॉल्व करके रखते हैं। आपने ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट में देख लिया, कभी 20%, कभी 30%, वो परसेंटेज में रखता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो प्रॉफिट है, टारगेट प्रॉफिट, ये परसेंटेज में होता है। अब ये परसेंटेज कॉस्ट पर भी बेस कर सकती है, ये परसेंटेज सेल प्राइस पर बेस कर सकती है। मार्कअप का मतलब ये होगा कि दिस परसेंटेज इज बेस्ड ऑन कॉस्ट, और इसका मतलब क्या होगा, दिस परसेंटेज इज बेस्ड ऑन सेल प्राइस। ठीक है, ये बात होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि टारगेट प्रॉफिट जो है वो 25% है, किसका, ऑन सेल प्राइस, 25% ऑन सेल। तो मुझे बताइए प्रॉफिट की अमाउंट कितनी होगी, टारगेट प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। तो फिर आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 20%, और ऑन सेल का मतलब इसके सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेल प्राइस कितनी रखी आपने, 40, तो 40 को 20 से मल्टीप्लाई करने क्या निकल आएगा, टारगेट प्रॉफिट की अमाउंट निकल आएगी। टारगेट 25%, सॉरी 25%, कितना निकला, 10, कितना जी, 10। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। तो मैं आपको अभी फिलहाल मैं टारगेट प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि टारगेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। सम टाइम ये रुपीस में गिवन होगा तो एज इट इज लिख देंगे, दैट्स फाइन, बट सम टाइम ये परसेंटेज भी होगा। व्हेन दिस विल बी इन परसेंटेज वी विल फोकस किस पे फोकस करेंगे, व्हाट इज द बेस ऑफ दिस परसेंटेज, ईदर दिस परसेंटेज इज बेस्ड ऑन सेल्स, ईदर दिस परसेंटेज इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो अभी हमने पहले प्रैक्टिस की, इसको किस पर बेस बनाए, सेल पर बेस बनाए। तो आपने लिखा 25 इंटू 40 इज इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे, 40 में से ये 10 माइनस करेंगे, हमारे पास 30 की क्या बच जाएगी, टारगेट कॉस्ट बच जाएगी। बट दिस इज नॉट इसेंशियल एवरी टाइम दिस प्रॉफिट परसेंटेज इज बेस्ड ऑन सेल, इट माइट बी ऑन कॉस्ट एज वेल। तो अब हम ये सपोज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये 25% किसका है जी, कॉस्ट का है। फॉर एग्जाम्पल ये 25% किसका है, कॉस्ट का है। तो अब हम एक दफा वर्किंग दोबारा कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं। अब आप लोगों का ध्यान है, नाउ यू पीपल हैव टू वर्क डाउन कि जब ये 25% किस पर बेस करे, कॉस्ट पर बेस करे, किस पर, कॉस्ट पर। तो सेल प्राइस बराबर होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की, सेल प्राइस बराबर होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की। अब आपको क्वेश्चन में क्या बताइए, कॉस्ट आपके पास है नहीं, फाइंड करनी है, प्लस प्रॉफिट कितना है, 25% किसका। तो मैं पी की जगह पर ये लिख दूं 25% सी। ठीक है, तो अब लिखेंगे 40 इज इक्वल टू सी प्लस 0.25 सी। तो जब इनको सम करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये 1.25 सी हो जाएगा इज इक्वल टू 40।
अब यहां पर भी क्या करेंगे, 1.25 पर डिवाइड करेंगे, यहां पर भी 1.25 पर डिवाइड करेंगे, तो कॉस्ट कितनी बच जाएगी, कितना, 32। तो अब हमारे पास डायरेक्टली क्या निकल आई, कॉस्ट निकल आई 32 की। तो प्रॉफिट कितना हो गया जी, 8। प्रॉफिट कितना हो गया जी, 8 हो गया। मेरा कहने का मतलब पता है क्या था, शॉर्टकट में जो बात समझाना चाह रहा था कि जब ये परसेंटेज कॉस्ट पर गिवन है और आपको सेल बताइए, सेल का मतलब ये 125% है, इसमें कॉस्ट में प्रॉफिट शामिल कर दिया गया, प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया। जब 25% का प्रॉफिट इंक्लूड हो गया तो अब ये 100% नहीं था, ये अब ये 125% हो गया। तो अगर आप 40 को डायरेक्टली 25 और 125 करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट निकल आएगी। तो जो टारगेट प्रॉफिट है ये कॉस्ट की बेस पर भी हो सकता है, ये सेल की बेस पर भी हो सकता है, और ये अमाउंट में भी हो सकता है। तो 3 बातें डिस्कस हो गई। पहली बात, कभी एग्जामिनर यूज नहीं करेगा, हमारा आईकेएप का एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन कभी पेपर नहीं बनाता। ये एसीसी के बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें इतने आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हमारे आईकेएप नहीं बनाएगा। हाँ, दूसरी बात है क्या कि मार्कअप भी हो सकता है, मार्जिन भी हो सकता है। इन 2 पॉइंट में कोई बात पूछे तो बताइए, इन 2 में से कोई बात डिफिकल्ट लगी हो तो बताइए, ताकि कहानी आगे बढ़ाएं। जी, मार्कअप और मार्जिन हम फोकस करें। स्टिल वी आर डिस्कसिंग अबाउट टारगेट प्रॉफिट, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट, समटाइम टारगेट प्रॉफिट एक यूनिट की बजाय टोटल गिवन होता है। टारगेट प्रॉफिट एक यूनिट की बजाय क्या गिवन होते हैं, टोटल गिवन होते हैं। टोटल का मतलब ये, एक बात को समझिएगा, बात को एग्जांपल क्या सुनाई थी, बिस्किट कंपनी के केस स्टडी आपको बनाया था। सिनेरियो क्या बनाया था, एक कंपनी है जो बाकी बिजनेस में एंगेज है, उसने सोचा कि क्या करने जी, बिस्किट भी साथ बनाकर बेचे जाए। अच्छा, अब कंपनी ये प्लान करती है कि हमारे कितने पैसे इस बिस्किट बनाने के प्रोजेक्ट में लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल जी, कंपनी का जो फाइनेंस डायरेक्टर था, अकाउंटेंट था, उसने कहा कि लेट्स से जी हमारा 20 मिलियन इन्वेस्ट हो जाएगा, इस पूरे बिस्किट बनाने की प्रोजेक्ट लगाने में 20 मिलियन इन्वेस्ट हो जाएगा। प्लांट लगाएंगे, मशीन लेंगे, लेबर हायर करेंगे, फैक्ट्री लगाने, सारी चीजें बना आप लोग के 20 मिलियन का एक्सपेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई। अब हम देखते हैं कि अगर हम ये 20 मिलियन जो यहां बिस्किट बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये 20 मिलियन किसी और जगह इन्वेस्ट करते, वहां से प्रॉफिट क्या मिलता। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं, अल्टरनेट ऑप्शन को क्या कहा जाता है, कौन सी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गुड, शाबाश। तो अगर ये 20 मिलियन जो बिस्किट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये 20 मिलियन किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होता तो कितना प्रॉफिट कमा रहे होते। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी रेट, इसको कहते हैं अल्टरनेट ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा जी हम उसमें से 30% प्रॉफिट कमा रहे होते, तो अब वो 30% यहां से भी हर हाल में ऐड होना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट प्रॉफिट है। वो हमारा कौन सा प्रॉफिट है, टारगेट का मतलब है कि जो 20 मिलियन हम यहां इन्वेस्ट करें, अगर ये 20 कहीं और इन्वेस्ट करते, वहां से तो हमें इतना रिटर्न मिल ही रहा था। तो 20 मिलियन रुपीस टोटल इन्वेस्ट करने थे, कितना टोटल प्रॉफिट हो रहा था, 6 मिलियन का टोटल प्रॉफिट हमें चाहिए। ये हमारे पास कौन सा प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है। जबकि जो सेल प्राइस है ये आप पर यूनिट लिखे बैठे, सेल प्राइस आप क्या लिखे बैठे, पर यूनिट। प्रॉफिट कहां निकाल लिया, टोटल में। अब क्या जरूरत है, या तो इस सेल को टोटल में ले जाएं, या प्रॉफिट को इसमें लें, पर यूनिट में लें। तो एक बेहतर तरीका क्या होगा कि हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड यूनिट सोल्ड पर डिवाइड कर देंगे। एक्सपेक्टेड यूनिट सोल्ड पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो प्रॉफिट है ये पर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसको यहां पर लिखा जाएगा कि टारगेट प्रॉफिट हमारे पास क्या आता है। फिर टारगेट सेल प्राइस में इसको माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगी, टारगेट कॉस्ट बच जाएगी। स्टिल अभी तक जेन में रखिएगा, मैंने कहा था 3 तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एटलीस्ट 3 तरह के लोग, एक मार्केटिंग के लोग, एक अकाउंटिंग लोग, एक प्रोडक्शन के लोग। अकाउंटिंग के लोग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पर्सन और प्रोडक्शन वाले। ये टारगेट सेल किसने बताई है, फैक्ट्री के बंदे ने बताया थी सेल प्राइस ये रखें, किसने बताइए, मार्केटिंग बताइए। प्रॉफिट की बातें कौन कर रहा है, अकाउंटेंट कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड सेल वैल्यू, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट और ये टारगेट कॉस्ट बच गई। अब बारी आएगी इसकी प्रोडक्शन वाले की। अब फैक्ट्री के मैनेजर से पूछा जाएगा कि अब बताइए जी बिस्किट बनाने पर एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आएगी। तो इसके बाद हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो जी एक्सपेक्टेड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट जी, यानी इस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सी कॉस्ट अकर होगी। तो बताइए कौन सी कॉस्ट अकर हुआ करती है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो क्या प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ एक मटेरियल लगते हैं, 2 नहीं लग सकते, 2 भी हो सकते हैं ना। आपने कई सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस चैप्टर में किए हैं, किसी जगह पर सिर्फ एक मटेरियल था, कहीं पर 2 भी थे, 3 भी थे। तो यहां पर वही काम करेंगे। जब बात मटेरियल की आएगी, हो सकता है मटेरियल एक यूज हो, एक्स यूज हो, वाई यूज हो और जी, 3 तरह के मटेरियल यूज होते हो।
तीन तरह के मटेरियल क्या यूज होते हैं। जब बात लेबर की आएगी, लेबर भी दो हो सकते हैं। कौन कौन से वाला? एक स्किल्ड लेबर हो सकती है, दूसरा सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड भी हो सकती है। तीसरी बात किसकी आती है? ओवरहेड की आती है। ओवरहेड फिक्स भी हो सकती है, ओवरहेड वेरिएबल भी हो सकती है। अगर किसी क्वेश्चन में मिक्स ओवरहेड आएगी, सेमी वेरिएबल ओवरहेड आएगी, तो उसको हाई एंड लो पॉइंट मेथड लगाकर फिक्स और वेरिएबल में अलग अलग करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हाई एंड लो पॉइंट मेथड लगाना पड़ जाए सेमी वेरिएबल के शक्ल में, वो लगाया जाएगा। ठीक है, अब बात किसकी आ गई? अब फैक्ट्री के कंपैरिजन की बात आ गई। फैक्ट्री वाला बताएगा कि इसको बनाने में कितने किलो मटेरियल लगता है, कितने ग्राम मटेरियल लगता है, ठीक है ना, कितने लेबर के आवर्स लगते हैं, कितने ओवरहेड के आवर्स लगते हैं। फिर साथ में जो अकाउंटेंट बैठा होगा वो बताएगा कि हाँ जी मटेरियल इतने का मिलता है, लेबर को इतने पैसे देते हैं, और सारी कहानी कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। अब इसमें जो टेक्निकल बात आपको याद रखनी है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अगर मुश्किल लगा, जो टेक्निकल बात आपको याद रखनी है वो बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे किसकी, बिस्किट वगैरह की। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक प्रोडक्ट को बनाने में 2.5 किलो मटेरियल रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब नीडेड है, ठीक है। नीडेड का मतलब, मेरे इस लफ्ज को फोकस करने का मतलब यह है कि सम टाइम हम मटेरियल परचेज करके लाते हैं, उसको प्रोडक्शन पुट इनटू प्रोसेस करते हैं। आप लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर देखा तो कई दफा नॉर्मल लॉस हो रहा था। कई दफा क्या हो रहा था? नॉर्मल लॉस हो रहा था, याद है ना, नॉर्मल लॉस हो रहा था। अब जब टारगेट कॉस्ट को सेट करने के लिए बैठते हैं, सेट करने के लिए जाते हैं, तो हमने यहां पर यह नहीं देखना होता कि यह मटेरियल एक्चुअल में यूज कितना होगा। जब फिनिश गुड्स बन जाएगी उस पर मटेरियल लगा हुआ कितना होगा। हमने यह देखना है कि इनपुट कितना करना पड़ेगा। हमने देखना है कि इनपुट कितना करना पड़ेगा। प्रोसेस अकाउंट में आपने दो साइडें बनाई थी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड को आउटपुट साइड कहा था, डेबिट साइड को क्या कहा था? तो हमने यहां इनपुट साइड की बात करनी है, इनपुट साइड की बात करनी ध्यान में रखिएगा। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये, सुने फॉर एग्जांपल 2.5 kg मटेरियल रिक्वायर्ड होता है कब? जब प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर रेडी हो जाए। अब ये जो 2.5 kg है ये आफ्टर 10% लॉस है, यानी 10% लॉस होने के बाद जब प्रोडक्ट बने तो उस पर ये 2.5 किलो लगा हुआ होना चाहिए। ये आफ्टर है 10% लॉस। तो मुझे बताइए हमें इनपुट कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। तो वो ज्यादा कितना होगा? तो हम लिखेंगे 2.5 kg डिवाइडेड बाय 90%, डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास कौन सी कॉस्ट निकल आएगी? ये हमारे पास इनपुट कॉस्ट निकल आएगी। इनपुट किलोग्राम निकल आएगा, इनपुट केजी निकल आएगी। इनपुट केजी कि कितने किलो इनपुट करना पड़ेगा, कितने केजी इनपुट करना पड़ेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस पर केजी के साथ, प्राइस पर किलोग्राम के साथ इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये वाली वर्किंग डियर स्टूडेंट अभी से पकड़े, तकरीबन हर क्वेश्चन में ये वाली वर्किंग हमें करना पड़ती है और स्टूडेंट बाद में जाकर बड़े परेशान होते हैं। इसलिए मैं पहले इस पर फोकस कर रहा हूं। जब हम प्रोडक्शन पर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाएं, जो भी अपने जेन में लेकर आए, मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट बड़ी डिटेल में पढ़ा दिया, बड़ी डिटेल में प्रोसेस अकाउंट डिस्कस हो गया। हमने इस चैप्टर पर अपने एस्टिमेट से ज्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया प्रोसेस कॉस्टिंग वाले चैप्टर पर, तो अब ये सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी। वो यही है कि हमने ये है 2.5 किलोग्राम ऑफ आउटपुट नीडेड का मतलब है जब प्रोडक्ट बन के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए उस पर 2.5 किलो लगा हुआ होना चाहिए। लेकिन जब कॉस्ट डिसाइड करने की बारी आती है तो कॉस्ट तो इनपुट पर डिसाइड की जाती है। तो हम इनपुट में देखेंगे कितना मटेरियल हमें प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड की जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने बड़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन में पकड़ना है, अच्छी तरह से याद रखना है। कुछ मटेरियल, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन में वेस्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बिस्किट की एग्जांपल दूं, जिसका रॉ मटेरियल बेसिकली क्या होगा? सूजी, मैदा वगैरह होगा। जब उसको हम पुट इन प्रोसेस करेंगे, तो मैंने आपको कई दफा ये एग्जांपल पिछली क्लासेस में कोट कर चुका हूं कि जब आप बल्क में बोरियों में जब वो मटेरियल लेकर आएंगे, तो जब बोरी से मटेरियल को अलग किए जाते हैं, कई दफा ऐसा होता है मटेरियल साथ में वेस्ट हो जाता है। कभी कभी आटा जो डो बनाने में, गूंदने में क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। अब जब ये सारी वेस्टेज है तो जब बिस्किट बन के रेडी होगा तो उस पर फिनिश गुड्स पर 2.5 kg का आउटपुट आ रहा होगा। तो मुझे बताइए जब हम कॉस्ट लिखने के लिए बैठेंगे, इनपुट वाली लिखेंगे या जो फिनिश गुड्स बनने के बाद लगी वो लिखेंगे? इनपुट। तो इसको इनपुट में कन्वर्ट करने के लिए 10% हो गया वेस्ट, तो रहता कितना है? इसको रिमेनिंग परसेंटेज पर डिवाइड करेंगे तो ये इनपुट में कन्वर्ट होगा। इसको रिमेनिंग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये इनपुट में कन्वर्ट होगा। ये पॉइंट 4-5 क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा, इसलिए मैंने बड़ी डिटेल में आपको ये पॉइंट समझा दिए। जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, टारगेट कॉस्टिंग की अगर मैं एग्जांपल को कोट जेन में रखें तो उसमें सम टाइम कुछ, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बॉट इन कंपोनेंट्स कहलाते हैं। बॉट इन कंपोनेंट्स का मतलब होते हैं जिस फॉर्म में लेकर आएंगे उसी फॉर्म में उनको प्रोडक्शन में यूज कर देंगे।
उनको मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। मसलन अगर मैं आपको ऑटोमोबाइल की एग्जांपल दूं, तो जब गाड़ी मैन्युफैक्चर की जाती है, असेंबल की जाती है, तो उसमें कई सारे जो मटेरियल होते हैं वो बॉट इन कहलाते हैं। जो स्टीयरिंग होता है वो जिस फॉर्म में लाया जाएगा उसी में फिट कर दी जाएगा, उसकी फिर कटाई नहीं करेंगे जैसे हम सीट और पोर्शेज के कर रहे होते हैं। जो टायर आएंगे जिस फॉर्म में आएंगे उसी फॉर्म में यूज हो जाएंगे, उसको फिर ऐसा नहीं होगा टायर के साथ छोटा कर रहे हो काट के उसको बड़ा कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। जिस फॉर्म में आता है एज इट इज यूज हो जाता है। इसको कहते हैं बॉट इन कंपोनेंट्स, बॉट इन कंपोनेंट्स कहा जाता है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको इसकी कहानी सुनाई। और दो कि ये प्रोडक्शन अलग अलग है। मैंने आपको वो ये बिस्किट की एग्जांपल दे दी, वहां गाड़ी की एग्जांपल कोट कर दी। तो मैं बात समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि बॉट इन कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। बिस्किट बनाने वाली कंपनी बॉट इन कंपोनेंट होता है। क्या बोला, बादाम लेके आएंगे, एक बादाम एक बिस्किट फिट कर देंगे, तो बॉट इन कंपोनेंट कहलाएगा। बादाम प्रोड्यूस नहीं किए जाते जैसे बाकी चीजें प्रोड्यूस की जाती है। तो बात को समझिए और आगे चलाइए। तो मटेरियल एक्स हो सकता है कि इसका वेस्टेज हो सकता है, इसका वेस्टेज ना हो। मटेरियल वाई हो सकता है वेस्टेज हो सकता है, वेस्टेज हो। लेकिन जो जी होगा मोस्ट ऑफ द टाइम ये बॉट इन कंपोनेंट होगा। बॉट का मतलब जिस फॉर्म में आएगा उसी फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। ये बात होगी किसकी, भला मटेरियल की कहानी पूरी हो चुकी है। सम टाइम हम मटेरियल लोकल परचेज नहीं करते बल्कि इंपोर्ट करके लेके आते हैं। क्या करके लेके आते हैं, तो जब इंपोर्ट करके लेके आएंगे उसमें कौन सी ड्यूटी ऐड होगी, कस्टम ड्यूटी। उसमें कौन सी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। और सम टाइम सेल टैक्स भी ऐड होता है। तो कस्टम ड्यूटी चूंकि वापस रिफंड नहीं होती और इसलिए कस्टम ड्यूटी को भी क्या किया जाएगा, इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में ये बात आएगी वहां देख लेंगे। नाउ कम टू लेबर, नाउ कम टू सेकंड एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, दैट इज लेबर। लेबर भी एक यूनिट को बनाने में दो तरह के लेबर यूज हो सकते हैं, एक स्किल्ड और दूसरा सेमी स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में डाटा को वैसा पढ़ लेंगे। अब जो बात मैंने आपको यहां से कही है लेबर में मटेरियल में, वो ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है। मसलन जैसे मटेरियल वेस्ट हो सकता है वैसे लेबर का टाइम भी क्या हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। मसलन लेबर सुबह आया फैक्ट्री में, उसने अटेंडेंस लगाई और प्रोडक्शन तक मशीन तक पहुंचने में उसने क्या कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। या मशीन पर पहुंचा लाइट चली गई, या मटेरियल शॉर्ट हो गया, ड्यू टू अन रीजन लेबर का टाइम भी क्या होता है, वेस्ट होता है। जब 4-5 घंटे की शिफ्ट चलने के बाद ब्रेक दी जाती है लेबर को, तो उसमें क्या होता है, लेबर ब्रेक में जाने और ब्रेक में आने में सम टाइम क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहां पर भी लेबर के साथ भी वेस्टेज आएगी। लेबर का भी आइडल टाइम होता है। लेबर की जो वेस्टेज होती है उसे क्या कहा जाता है, आइडल टाइम कहा जाता है, आइडल आवर्स कहा जाता है, आइडल टाइम कहा जाता है। अब मेरी बात को अच्छी तरह सुनिए। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट को बनाने में लेट्स से जी 3 आवर्स रिक्वायर्ड है। कितने आवर्स रिक्वायर्ड है, 3 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। मैं अब देखिए मैं फिर रिक्वायर्ड को फोकस कर रहा हूं। ये वो टाइम है जो प्रोडक्ट को बनाने में लगता ही लगता है। अब क्वेश्चन में बताया होगा कि ये 3 आवर्स है ना, ये आफ्टर वेस्टेज है, आफ्टर वेस्टेज ऑफ 20% टाइम, आफ्टर वेस्टेज ऑफ 20% टाइम। तो मुझे बताइए 20% तो वेस्ट हो गया, बचा कितना। तो इस 3 आवर्स को इनपुट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कितने परसेंट पर, 80% पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, इनपुट टाइम निकल आएगा कि प्रोडक्शन को शुरू करने में कितने आवर्स लगेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसको 1 आवर के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास लेबर कॉस्ट निकल आएगी, स्किल्ड की भी, सेमी स्किल्ड भी, और अगर कोई अनस्किल्ड होगा उसको भी साथ अकॉर्डिंगली देख लेंगे। तीसरी बात आती है ओवरहेड की। ओवरहेड में फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो जैसे आप पिछले चैप्टर्स में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले चैप्टर में ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं, यहां भी वही कुछ होगा। लेकिन एक एडिशनल बात क्या होगी कि अगर कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, सेमी वेरिएबल, तो उसको हाई एंड लो पॉइंट मेथड लगाकर फिक्स और वेरिएबल में क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। फिर अकॉर्डिंगली उसको क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। सम टाइम इसके साथ कोई स्पेशल कॉस्ट भी आ जाती है। तो ये वो स्पेशल कॉस्ट है जो इसी प्रोडक्ट के लिए इसको हम प्लान करने जा रहे हैं। तो उसको भी क्या किया जाएगा, रेलिवेंट कॉस्ट बनाकर यहां इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे ये कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड बेसिकली कौन सी कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड कॉस्ट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हमने सेल प्राइस पर यूनिट रखी थी तो टारगेट प्रॉफिट भी क्या रखा था, 1 यूनिट का रखा था। और टारगेट कॉस्ट निकली थी वो भी किसकी थी, 1 यूनिट की थी। अब जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है ना, इसको 1 यूनिट से भी कहानी चलाई जा सकती है, इसको टोटल में भी सॉल्व किया जा सकते हैं। अगर आपने पर यूनिट पे सारी कॉस्ट लिखी होगी दैट्स फाइन। अगर आपने सारी कॉस्ट टोटल में लिखी होगी तो आखिर में जाकर इसको नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे भला, क्योंकि ये कॉस्ट पर यूनिट में आ गई, किस में आ गई, टोटल में आ गई। अब ये टारगेट कॉस्ट है और ये हमारी कौन सी कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल जब हमने इन सब का जब सम किया तो ये निकल आया 35 पर यूनिट, 35 पर यूनिट, ठीक है। अब मेरा सवाल है कि आपने कॉस्ट कितनी बनाई, 35, प्रॉफिट कितना रखा हुआ था, 8 रुपए का प्रॉफिट रखा हुआ था। तो 35 में 8 ऐड करें कितना हो गया, 43। तो क्या ये 43 पर हमारी प्रोडक्ट सेल होगी,
हमने तो कहा था मार्केट में कंपटीशन है, 40 से ऊपर सेल ही नहीं कर सकते, मार्केट में कंपटीशन है, अब क्या करेंगे? ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉस्ट गैप। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉस्ट गैप, इसको कहते हैं कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट। कॉस्ट गैप इज द डिफरेंस बिटवीन expected cost and particularly in this data, in this gap, expected cost will be greater than target cost. जब क्वेश्चन में कॉस्ट गैप की बात आएगी ना, इस बात का हिंट होगा कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है ना? कॉस्ट गैप बेसिकली दो चीजों के डिफरेंस को कहते हैं डिफरेंस को है, लेकिन इसका मीनिंग जो है ना, वो मीनिंग जो लॉजिक है वो यही है कि जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज ग्रेटर देन कौन सी कॉस्ट? टारगेट कॉस्ट। यानी हमारा टारगेट है कि इस पर कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 32 की आनी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो कैलकुलेट की एस्टिमेटेड वो कितनी आ रही? 35 आ रही। तो कॉस्ट हमारे टारगेट से कम आ रही, ज्यादा आ रही है? ज्यादा आ रही है। अब हमें कोई ऐसे मेजर्स करना पड़ेंगे जिससे ये वाली कॉस्ट क्या हो जाए? कम हो जाए, ज्यादा हो जाए? कम हो जाए। गुड, शाबाश। तो जी कॉस्ट गैप समझ आया कि व्हेन एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज ग्रेटर देन टारगेट कॉस्ट। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि हाउ टू रिड्यूस दिस कॉस्ट गैप। इस चैप्टर से जब क्वेश्चन एग्जाम में बनाते हैं ना, थ्योरी भी होती है, न्यूमेरिकल भी होता है। न्यूमेरिकल भी होता है, थ्योरी भी होती है। न्यूमेरिकल ये सारी वर्किंग न्यूमेरिकल यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक न्यूमेरिकल है। ये थ्योरी शुरू हो गई। अब आपसे पूछेगा कि इस कॉस्ट गैप को कैसे रिड्यूस किया जाए, इस कॉस्ट गैप को कैसे रिड्यूस किया जाए। हाँ, अब आप हर वो मेथड वे बताएंगे जिससे कॉस्ट कम की जा सकती है। तो कॉस्ट कैसे कैसे कम की जा सकती है? तो जब हम हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट गैप पे जाएंगे तो सबसे पहले कहानी पता है कहां शुरू करेंगे? हम सबसे पहले डिस्कशन शुरू करेंगे कि रीडिजाइन दी प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट आप फैसला करें इस प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज करें। जब डिजाइन चेंज होता है, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो मटेरियल कम लगता है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो कहेंगे रीडिजाइन दी प्रोडक्ट। रीडिजाइन दी प्रोडक्ट, ठीक है, रीडिजाइन दी प्रोडक्ट। जी हाँ, लेकिन उससे ना प्रोडक्ट को जब रीस्ट्रक्चर करेंगे ना, उसका शेप चेंज करेंगे तो उस पर मटेरियल क्या लगेगा? कम लगेगा। अच्छा, कहानी बिस्किट चली आई, फिर बिस्किट की बात सुने। गाला बिस्किट खाए? मेरे देश का बिस्किट गाला खाया ना, गाला बिस्किट। गाला बिस्किट का डिजाइन क्या होता है? राउंड में होता है या नहीं? फ्लावर शेप में होता है। फ्लावर शेप में होता है। अब आज जाकर अपने पैसों से खाना, ठीक है? फ्लावर शेप में होता है। किस शेप में होता है? जबकि वो जो दूसरा बिस्किट है, वो सुपर बिस्किट, वो स्क्वायर में, ठीक है ना? एक गिफ्ट बिस्किट भी आता है जिसको होल बिस्किट कहते हैं, गोल बिस्किट होता है, मक्खन बिस्किट होता है, गोल टाइप का। समझ आई बात की? अब मेरे आपके दिमाग में तीनों बातें आ गई। अब सुपर बिस्किट देखिए फुल स्क्वायर में, जबकि अगर आप गिफ्ट बिस्किट की बात करें, जो मक्खन बिस्किट है वो बिल्कुल किस तरह से, ये इस तरह से, ये अब ये सारा बिस्किट ये दिमाग इसको होल होता है। अब आपको दिमाग में बात है यार, ये डिजाइन है, तो ये डिजाइन है, इसको भर के भी तो गोल किया जा सकता था, उसने इसको खाली रख के गोल क्यों किया? मटीरियल बचाया, मटीरियल बचाया। अब आपको बातें समझ आना शुरू होगी कि इंडस्ट्री के बिहाइंड जो शार्प माइंड जो बैठा होता है वही सारी की सारी वर्किंग करता है। शार्प माइंड जो बैठा होता है वो सारी की सारी ये वर्किंग कर रहा होता है। वरना मेरा सवाल ये कि सुपर ने बिस्किट पूरा बंद कर दिया, इसने बिस्किट को मतलब एक शेप, मतलब गोल शेप में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया? अगर आप उसको देखिए, जो गाला बिस्किट की कहानी सुना, वो जिग-जैग में, उसके सराउंड देखिए फ्लावर शेप में, हर फ्लावर के शेप में क्या होता है? मटेरियल बच जाता है। और जब 1 लाख बिस्किट प्रोड्यूस होते हैं तो उस पर देखिए हर जगह मटेरियल बचा ना, कॉस्ट सेव हुई। तो प्रोडक्ट का डिजाइन क्या करते? चेंज कर दें। प्रोडक्ट का डिजाइन क्या करते? चेंज करते हैं। इससे कई सारी चीजें बचाई जा सकती हैं। तो रीडिजाइन दी प्रोडक्ट, रीडिजाइन दी प्रोडक्ट। पहली बात हम पढ़ के आ रहे हैं हाउ टू रिड्यूस दिस को, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसका और इसका, इसको कम कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली बात के रीडिजाइन दी प्रोडक्ट। दूसरी बात है हमारे कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं? मटेरियल, लेबर एंड, तो हम हर एलिमेंट को 1 बाय 1 देखेंगे और देखेंगे कैसे कैसे कॉस्ट बचाई जा सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? मटेरियल की, कि किसी ऐसी तरह से आप क्या करें, मटेरियल परचेज करें कि सस्ता मिले। तो बोलें क्या करें? अगर आप पहले थोड़ा थोड़ा मटेरियल परचेज करते हैं, आप क्या करें? बल्क परचेज करें ताकि डिस्काउंट मिल जाए। कुछ सप्लायर चेंज करें, रीनिगोशिएट करके देखें। अगर आप मटेरियल इंपोर्ट करें, उस पर कस्टम ड्यूटी पे करें, तो लोकल परचेज करने की कोशिश करें।
उससे क्या होगा, मटेरियल कम हो जाएगा। सबसे टेक्निकल बात है ना, सबसे टेक्निकल बात वो ये है कि कितने परसेंट मटेरियल वेस्ट हो रहा था। अब कोई ऐसे मेजर्स करें कि ये वेस्टेज क्या हो जाए, कम हो जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए, ताकि कॉस्ट सेव हो। वर्कर को ट्रेनिंग दें, चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि क्या हो सके, कॉस्ट कम की जा सके, लॉस मिनिमाइज किया जा सके। तो जब लॉस मिनिमाइज होगा फिर कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारी बातें किसकी थी, मटेरियल पर थी। आप क्या करें, कोई मटेरियल का सब्स्टिट्यूट देकर दे, यूज करके देखें। अगर एक सब्स्टिट्यूट कॉस्टली है, दूसरा अल्टरनेट यूज करके देखें और फिर बताएं कि कॉस्ट क्या आती है। ठीक है, नाउ कम टू लेबर। लेबर के साथ भी ये डिस्कशन करें। सबसे पहले लेबर की जो टीम है, लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स, उसके साथ रीनिगोशिएट करें। उनका जो रेम्यूनरेशन मेथड है उसको रीनिगोशिएट करें। अगर लेबर के आइडल आवर्स हैं, लेबर के क्या आइडल आवर्स हैं, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। अगर एक प्रोडक्ट आप पहले स्किल्ड वर्कर से बना रहे हैं, तो अगर सेमी स्किल्ड भी उसको बना सकते हैं तो सेमी स्किल्ड को यूज करता ताकि कॉस्ट कम आए। एक प्रोडक्ट जो स्किल्ड वर्कर से बनवा रहे हैं, अगर सेम यही प्रोडक्ट सेमी स्किल्ड भी सेम क्वालिटी का बना सकता है तो सेमी स्किल्ड को यूज करना ताकि क्या हो, कॉस्ट कम आए। फिर दूसरा, वर्कर को ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग देने से क्या होगा, कॉस्ट वेस्टेज मिनिमाइज हो जाएगी और कॉस्ट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। वर्कर का जो चेक एंड बैलेंस टाइम है वो इंप्रूव कर दें, ताकि जो आधे घंटे का हर ब्रेक के बाद तो आधे घंटे में आने जाने में वो चेंज करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। ठीक है। और तीसरी बात किसकी, ओवरहेड की। अब जब बात ओवरहेड की आती है, ओवरहेड को देखें कि ओवरहेड में कहां कहां से कॉस्ट बचाई जा सकती है। अगर मशीन पुरानी हो गई है तो उसको न्यू को रिप्लेस करके देखें। अगर रिप्लेसमेंट मुश्किल है तो रेंट पर लेने की कोशिश करें। यानी हर वो अल्टरनेट तरीका यूज करें जिससे कॉस्ट मिनिमाइज की जा सकती हो। मटेरियल के, अगर मटेरियल का वेस्टेज है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल, लुब्रिकेंट वगैरह, ऑयलिंग वगैरह, अगर वो वेस्ट होती है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। मशीन को सिर्फ उस टाइम के लिए चलाएं जिस टाइम के लिए प्रोडक्शन होती है। एक्स्ट्रा वेस्टेज ना करें, एक्स्ट्रा मशीन को ना रन करें। ठीक है, तो हर वो वे आपने यूज करने हैं जो यहां से कॉस्ट बचाई जा सकती है। जी देखिए, वो जो ट्रेनिंग से कॉस्ट बढ़ेगी, ऑन द अदर हैंड वही जो वर्कर होगा प्रोडक्शन में टाइम कम यूज करेगा, प्रोडक्शन में टाइम कम लगाएगा। फैक्ट्री अपने वर्कर को, आप ये क्या ठीक कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग देगी उस पर तो कॉस्ट आएगी, लेकिन वो ठीक है, वो आएगी। वैसे जो ट्रेनिंग होती है वैसे भी ऑन गोइंग कंपनी की प्रोडक्शन का हिस्सा होता है। कंपनी अपने वर्कर को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे रही होती है। लेकिन सवाल ये कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा, इसका इंपैक्ट ये आएगा, ये जो वेस्टेज हो रहे थे ना, ये वेस्टेज कम हो जाएगी, ये वेस्टेज कम हो जाएगी। वर्कर को अंदाजा हो जाएगा कि हमने कैसे प्रोडक्शन करनी है। हाँ जी, और तो ये सारे मैयर आपने यूज करके बताने हैं जिससे कॉस्ट मिनिमाइज की जा सकती है। अगर आपके ज़हन में कोई और भी वर्किंग, कोई एडिशनल पॉइंट भी आते हैं जिससे कॉस्ट एलिमिनेट की जा सकती है तो वो लिख दें, वो लिख दें। अब आइए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनाता हूं कि प्रैक्टिकली ये टारगेट कॉस्टिंग कौन कौन सी कंपनीज यूज करती रही हैं। अगर आप देखें, जब ओप्पो मोबाइल पाकिस्तान में आया था, ओप्पो मोबाइल, उसने क्या किया था, जब प्रोडक्ट मोबाइल फोन बेचा था, साथ में कई सारे गिफ्ट भी साथ दिए थे। ठीक है ना, कभी हैंड फ्री साथ दे दी, कभी उसका जो चार्जर बैंक था वो साथ दे दिया, कभी टी शर्ट साथ दे दी, मग साथ दे दिया। बात समझ आ गई। और जब कुछ अर्सा पहले अगर आप मोबाइल फोन परचेज करते थे, मोबाइल फोन में क्या होता था, उसके अंदर एक वारंटी कार्ड होता था और एक गाइड बुक होती थी, गाइड बुक हुआ करती थी। और कुछ अर्सा पहले अगर आप पुराने थोड़ा सा ओल्ड मतलब मोबाइल के मॉडल की तरफ जाएं तो एट दैट टाइम जो मोबाइल फोन होता था उसके साथ डब्बे में मोबाइल फोन भी होता था, चार्जर भी होता था और अलग से डाटा केबल होती थी जो सिस्टम और उसको कनेक्ट करने में काम आती थी। लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ मोबाइल को कनेक्ट करने का काम, चार्जर अलग होता था, केबल अलग होती थी। ये मैं आपको पुरानी कहानी सुना रहा हूं। ठीक है, अब आइए जरा इसको टारगेट कॉस्टिंग में कन्वर्ट करते हैं। अब कंपनीज ने अपनी कॉस्ट कैसे बचाई। जब पुराना जो मोबाइल फोन होता था उसकी पूरी एक छोटी सी बुकलेट होती थी, बुक होती थी छापी हुई जिसमें बताया जाता, यूजर गाइड होती थी। बाद में कंपनीज ने क्या किया, वो बुकलेट देना लीगल है, लीगल रिक्वायरमेंट है, यूजर गाइड देना लीगल रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट के साथ। अब बाद में बेसिकली क्या हुआ, वो कंपनी ने एक किताब छापने की बजाय एक पेज छापा A4 साइज का, उसकी फोल्डिंग ऐसे की कि बुक लगती थी, फोल्डिंग ऐसे कर दी कि क्या लगती थी, बुक लगती थी। अब जहां 6 सफ़े जाए होते थे वहां एक पेज में काम हो गया, कॉस्ट बच गई। ऑन द अदर हैंड इसका जब एडवांस मॉडल आया तो उन्होंने फिजिकल वारंटी देने के, वो बुक गाइड देने की माजत कर ली और एक लिंक दे दिया कि अगर आपको यूजर गाइड चाहिए तो वेबसाइट पे जाकर रीड कर ले। तो क्या हो गया, वो एक सफ़े की कॉस्ट भी क्या हो गई, बच गई। ऑन द अदर हैंड जो कंपनी गिफ्टिंग कर रही थी, गिफ्टिंग खत्म कर दी, कॉस्ट सेव हो गई। पहले 2 केबल्स आती थी, एक चार्जिंग के काम आती थी और एक लैपटॉप के साथ डाटा ट्रांसफर करने के काम आती थी। और अब क्या है, एक ही केबल है, उसी के साथ 2 काम की, यानी कॉस्ट बचती जा रही ना, कॉस्ट बचती जा रही है, कॉस्ट सेव होती जा रही है। ये सारे वो मैयर्स हैं जो कंपनी परफॉर्म कर रही होती है इन ऑर्डर टू सेव दी कॉस्ट। अब तो कहानी ऐसे भी आ गई है कि चार्जिंग की केबल भी इतनी शॉर्ट कर दी कि हमें इस तरह से देखना पड़ता है मोबाइल को। चार्जिंग केबल इतनी शॉर्ट कर दी, मुश्किल मोबाइल बेचारा फांसी में लटका होता है जब चार्जिंग में लगता है। ठीक है, तो ये सारी इसके बिहाइंड द सीन क्या है, कॉस्ट सेविंग की डिस्कशन है, कॉस्ट सेविंग की डिस्कशन है।
तो कंपनीज कॉस्ट सेव करते 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 कहां तक पहुंच गई। तो ये कहीं ऐसे नहीं कि ये प्रैक्टिकल टॉपिक है जो आपको पढ़ाया जाता है, इंडस्ट्री में इसकी इंप्लीमेंटेशन भी होती है, इंडस्ट्री में इसकी इंप्लीमेंटेशन भी हुआ करती होती है। अच्छा खैर, बहरहाल एग्जांपल हम कोट करते जाएं तो टॉपिक से हट जाएंगे। अब हम चाहते हैं न्यूमेरिकल एरिया की तरफ मूव करते हैं। आपको पॉइंट समझ आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट सेल प्राइस, दूसरे नंबर पे टारगेट, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में जाकर क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 5 में जाकर क्या करेंगे, कॉस्ट गैप कर। स्टेप नंबर 6 में जाकर क्या करेंगे, हाउ टू एलिमिनेट दिस कॉस्ट गैप। अब अपन एक दफा इन सारी बातों को रिव्यू किया, और कॉस्ट क्या हो गई, 35 से कट होकर 33 पर आ गई। किस पर आ गई, सेव कर 33 पर पहुंच गए। अभी भी गैप है, फिर एक दफा फिर यही साइकिल चलाइए। अगर तो ये कॉस्ट 32 या इससे कम होती है, फिर तो आप कहेंगे कैरी ऑन, फिर तो आप कहेंगे इसको प्रोड्यूस करें। अगर आपने एक दफा, 2 दफा, 3 दफा रिव्यू कर लिया, फिर भी कॉस्ट गैप खत्म नहीं हो रहा, फिर आप कहते हैं ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि इससे वो टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा जो बाकी जगहों से हो रहा है। तो पेपर में जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना, आपसे थ्योरी ये जरूर लिखवाएगा कि हाउ टू रिड्यूस दिस कॉस्ट गैप, हाउ टू एलिमिनेट दिस कॉस्ट गैप। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर आज का लेक्चर खत्म। जी, एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 459, एग्जांपल नंबर 1। A construction company wants to calculate a target cost for new flat. The expected market price is 5 lakh. Expected market price किसको कहते हैं, टारगेट सेल प्राइस को कहते हैं। ठीक है जी, 5 मिलियन क्या हो गए, उसके सेल प्राइस हो गए 5 मिलियन क्या हो गए एक फ्लैट की। ये 5 मिलियन पर यूनिट है, ठीक है ना। फॉर आ न्यू फ्लैट कितने की, 5 मिलियन की। कंपनी रिक्वायर्ड टू डिजायर प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट, 40%। अब इसमें क्या करेंगे, टारगेट प्रॉफिट माइनस करेंगे। कितने परसेंट है जी, 14%। ये मार्जिन है, मार्कअप है, ये मार्जिन है, मार्कअप है। तो क्या करेंगे भला, 14% किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेल से। तो 5 मिलियन का 14% है कितना जी, 0.7 मिलियन। तो टारगेट सेल प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा जी, 4.3 मिलियन की क्या बच जाएगी, टारगेट कॉस्ट बच जाएगी। ये क्या बच जाएगी, टारगेट कॉस्ट बच जाएगी। जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, RL Limited intends to launch a new product as a market is extensively competitive। ये बात अभी आपको समझाई है कि टारगेट कॉस्टिंग में नॉर्मली ऐसा होता है कि कंपेटिटिव मार्केट में न्यू प्रोडक्ट ऑफर की जा रही होती है। अगर मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है, फिर तो आप जो प्राइस सेट करेंगे सेल हो जाएगी। जब मार्केट में कंपटीशन है, फिर आपको ये टेक्निक अप्लाई करना पड़ती है। अच्छा, therefore the survey revealed that market price should be 400। अब यहां पर लिखेंगे टारगेट सेल प्राइस कितना जी, 400। At this level, estimated demand will be 5 lakh units। 5 लाख, मैंने कहा था कि कभी कभी एक्सपेक्टेड यूनिट सोल्ड बताए होंगे। हम ज्यादा से ज्यादा कितने यूनिट सेल कर पाएंगे, 5 लाख यूनिट सेल कर पाएंगे। कंपनी इंटेंड्स टू अर्न अ 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दिस प्रोडक्ट। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन दिस प्रोडक्ट वाज 250 मिलियन। यानी कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, 250 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है, इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट कितने, 250 मिलियन की। और कंपनी का टारगेट कितने हैं, यानी कंपनी जहां पैसे इन्वेस्ट करती है वहां से 15% प्रॉफिट कमाती है। कंपनी जहां पैसे इन्वेस्ट करती है वहां से क्या कमाती है, 15% प्रॉफिट कमाती है। तो अब यहां पर लिखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितनी इन्वेस्टमेंट है, 250 मिलियन की। कंपनी कितने परसेंट अर्न करना चाहती है, तो 250 का 15% लें, हैं 37.5 मिलियन। ये एक यूनिट का प्रॉफिट है। ये टोटल कहां से पता चला, ये टोटल इन्वेस्टमेंट से आए। तो ये जो सेल प्राइस है ये तो पर यूनिट है। तो अब जब इसमें से टारगेट प्रॉफिट माइनस करेंगे तो वो टोटल वाला या पर यूनिट वाला, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। एक्सपेक्टेड यूनिट सोल्ड कितने हैं जी, 5 लाख, 75। तो टारगेट सेल में से टारगेट प्रॉफिट माइनस करेंगे तो 325 की क्या निकल आएगी, टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। आज की डिस्कशन यहां तक कंप्लीट होती है। कल हम क्या करेंगे, कल आपको एक्सपेक्टेड कॉस्ट की वर्किंग भी सिखाऊंगा
और कॉस्ट गैप को भी डिस्कस करना सीखेंगे और कल इसके पास पेपर की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा।